प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति है। इस अध्याय पर पीछे हमने एक वीडियो बनाया था। तो पीछे जो वीडियो बनाया था उसमें फ्रांसीसी क्रांति के कारण के बारे में चर्चाएं की थी, जिसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, दार्शनिकों का प्रभाव और तात्कालिक कारण की बातें की गई। अब उसके आगे आज शुरू कर रहे हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव क्या पड़े, उसके परिणाम क्या पड़े, इस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े और फ्रांस के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों पर, यूरोप में अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़े, इस बारे में चर्चाएं की जाएंगी। प्यारे बच्चों, फ्रांस पर जो प्रभाव पड़े उसी को पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा, तो फ्रांस में 2 सदियों से चली आ रही बुर्बो वंश की निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत हो गया। लुई 16वां उस समय शासक था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और नेशनल असेंबली के द्वारा उसे फांसी की सजा सुनाई गई और 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी की सजा दे दी गई। इस तरीके से लुई 16वां और उसके बुर्बो वंश के शासन का अंत हुआ। दूसरा बात करें तो फ्रांस की क्रांति के बाद नया संविधान बना। फ्रांस में नेशनल असेंबली के द्वारा लिखित संविधान का निर्माण किया गया। यह संविधान यूरोप का पहला लिखित संविधान था। प्यारे बच्चों, यूरोप का पहला लिखित संविधान का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत लोगों को, जो वयस्क थे, उनको मताधिकार प्राप्त हुए। मताधिकार मतलब वोट डालने का, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तीसरा पॉइंट देखें, जनतंत्र की स्थापना। जनतंत्र लोकतंत्र को कहते हैं, जिसका मतलब होता है जनता का शासन, जो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित करते हैं। प्यारे बच्चों, जनतंत्र की स्थापना हुई फ्रांस में और फ्रांस के जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। फ्रांस की जनता को 10 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अगला जो प्रभाव हुआ वह स्वतंत्र एवं न्यायपालिका का गठन हुआ। स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन इसलिए कह रहे हैं कि न्यायपालिका तो था ही, किंतु जो न्यायपालिका पहले था वह कार्यपालिका के अधीन था, वह राजा के हाथों में था और राजा की इच्छा के अनुसार वह न्याय दिया करता था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, उसको स्वतंत्रताएं दी गई और उसको अपने कार्यों को निष्पक्ष तरीके से कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला देखें, जो कुलीन वर्ग थे फ्रांस में, जैसा कि हमने पीछे भाग में चर्चाएं की थी कुलीन और सामंत वर्ग के लोगों के बारे में। तो कुलीन और सामंत वर्ग, पादरी वर्ग, इन लोगों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनके विशेषाधिकारों में कमी कर दी गई। तो इस प्रकार ये सारे जो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, परिणाम जो दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रांस के ऊपर प्रभाव पड़े। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांत पर प्रचार किया गया, इस पर बल दिया गया। फिर विश्व के अन्य देशों या यूरोप के अन्य देशों पर फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम दिखाई दिए, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि फ्रांस में निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत हो गया, तो विश्व के अन्य देशों में भी लोगों के अंदर ये भावनाएं प्रबल होने लगी कि वहां की भी निरंकुश शासन व्यवस्था की समाप्ति की जा सकती है। ऐसे में
ऐसे में विश्व के और यूरोप के अन्य देशों में भी जनता के द्वारा आंदोलनों को चलाया जाने लगा, जिसका आधार था लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना। यानी विश्व के अन्य देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जन आंदोलन शुरू हो गए, ताकि निरंकुश शासन व्यवस्था से लोगों को मुक्ति मिल सके। फिर विश्व के अन्य देशों में भी फ्रांस की तरह वयस्क के मताधिकार की मांग होने लगी। वहां यूरोप के अन्य देशों में भी लोग मताधिकार की मांग करने लगे और यूरोप के अन्य देशों में भी सामंती व्यवस्था की समाप्ति के लिए लोग आगे बढ़ने लगे और परिणाम स्वरूप यूरोप में भी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यूरोप के अन्य देशों में भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत पर बल दिया गया और इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस की तरह यूरोप के अन्य देशों में और विश्व के अन्य देशों में क्रांति का बिगुल बजने लगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के परिणाम और प्रभाव के बारे में बातें की, जो फ्रांस के ऊपर प्रभाव दिखाई दिए उसके बारे में बातें की और यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों के ऊपर जो प्रभाव और परिणाम दिखाई दिए उसके बारे में बातें की। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के बाद अब आगे देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं को क्रमशः देख लेते हैं। तो घटनाएं जो शुरू हुई वह तीनों वर्गों की सभाएं यहां से शुरू हुई। जब फ्रांस में अकाल पड़ा था तो राजकोष रिक्त हो गया था। ऐसे में फ्रांस के शासक लुई 16वां ने नए करों का प्रावधान किया, लेकिन जो पेरिस का न्यायालय पार्लेमा था उसको मंजूरी नहीं दी और पार्लेमा का कहना था कि फ्रांस का राजा स्टेट जनरल की सभा बुला करके ही नए करों का प्रावधान कर सकता है। अब स्टेट जनरल की बात हमने की थी, तो स्टेट जनरल में 3 वर्ग थे। प्रथम में जो पादरी वर्ग थे इनकी संख्या 300 थी, 300 सदस्य थे। दूसरे स्टेट जनरल में कुलीन वर्ग थे, इनमें भी संख्या 300 थी। और तीसरे स्टेट जनरल जिसमें साधारण जनता थी और इसमें लोगों की संख्या 600 थी। 300, 300, 600। लेकिन इन तीनों वर्गों को केवल एक ही मताधिकार प्राप्त थे, केवल एक मत देने का अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ संख्या से कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ ये भी इनका भी मत एक ही होगा, इनका भी मत एक ही होगा, इनका भी मत एक ही होगा। जब राष्ट्रीय सभाएं बुलाई गई तो साधारण जनता की जो स्टेट जनरल थी उनका कहना था कि वर्ग के आधार पर मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सदस्यों को, हर एक सदस्यों को एक एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। यानी इन 300 लोगों को और इन 600 लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन फ्रांस के शासक ने इसका विरोध किया और इसे मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए राष्ट्रीय जो नेशनल असेंबली की सभाएं हो रही थी स्टेट जनरल की तीनों वर्गों की, तो ये सभाएं जो है अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। अब क्या हुआ देखते हैं कि साधारण जो जनता थी इनमें आक्रोश आ गया और इन साधारण जनता का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था मेराबो के नेतृत्व में साधारण जनता जो है विद्रोह की बिगुल बजा दी कुलीन वर्गों के खिलाफ और पादरियों के खिलाफ। और फ्रांस में यह अफवाह फैला कि फ्रांस के शासक लुई 16वां विदेशी सैनिकों की सहायता से इनका दमन करना चाहता है, इनका खात्मा करना चाहता है। और तब स्थिति और अधिक प्रबल हो गई
जब फ्रांस के शासक लुई 16वां ने अपने वित्त मंत्री नेकर को पद से हटा दिया, तो लोगों की आशंकाएं जो थी वह मजबूत हो गई कि फ्रांस के शासक विदेशी सैनिकों की सहायता से हमें खत्म करना चाहता है। इसलिए फ्रांस की जनता जो है वह पेरिस के टेनिस कोर्ट मैदान में इकट्ठा हुई, टेनिस कोर्ट मैदान में इकट्ठा हुई और टेनिस कोर्ट मैदान में एक शपथ लिया कि जब तक हम अपना नया संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक टेनिस कोर्ट के मैदान से हम नहीं हटेंगे, चाहे हमें यहाँ कुछ भी झेलना पड़े। इस घटना को टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक की घटनाएं हम लोगों ने देखी और लोगों में ग्रामीण लोगों में यह बातें पहुंचाई गई कि लुई 16वां लुटेरों की सहायता से उनकी पकी हुई फसलें बर्बाद करना चाहता है। तो ऐसे में पूरी जनता में लुई 16वां के प्रति एक आक्रोश की भावना बढ़ने लगी थी। तब आगे क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। बास्तिल एक किला था, बास्तिल का दुर्ग था, किला था जो पेरिस में था और यह राजा की शक्ति और राजा की निरंकुश शासन व्यवस्था और उसकी स्वेच्छाचारिता का प्रतीकात्मक रूप था, जहां पर जनता के शोषण होते थे। बास्तिल का दुर्ग फ्रांस की शासक का हृदय था, बड़ा इस पर उसको घमंड था। तो ऐसे में जो विद्रोही जनता थी उन्होंने 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल के दुर्ग पर हमला कर दिया। बास्तिल किले के फाटक को तोड़ करके वहां से कैदियों को रिहा करा लिया गया और इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होने से ही वहां के शासक लुई 16वां और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां तक हमने बातें कर ली, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत भी हो गई। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होने के बाद 1789 ईस्वी में ही जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग थे उन्हें जो विशेषाधिकार प्राप्त था कि वे कर अदा नहीं करेंगे, केवल साधारण जनता ही कर अदा करेगी, उन्हें करों से छूट प्रदान की गई थी। ऐसे बहुत सारे उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनके विशेषाधिकारों में कमी कर दी गई, समाप्त कर दी गई। और 1791 ईस्वी में फ्रांस एक संवैधानिक तरीके से राजतंत्र बना और जो स्टेट्स जनरल थे उनको नेशनल असेंबली में परिवर्तित कर दिया गया। अब नेशनल असेंबली वहां की एक संसद की तरह कार्य कर रही थी और नेशनल असेंबली में ही फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि यानी अपने शासक का चुनाव करेंगे और शासक जनता के अनुरूप शासन करेंगे। तो इस तरीके से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हुआ और वहां लोगों को मताधिकार भी प्राप्त हुए। लेकिन राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने यह प्रावधान किया कि वह व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी हो और वह कम से कम कभी 1-2 बार अपने मेहनत से इनकम करके कमा करके कुछ कर अदा कर दे तो उसे वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाएंगे, यानी उसे वोट डालने के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, बाकी लोग निष्क्रिय सदस्य माने जाएंगे। तो ऐसे में वयस्क मताधिकार भी लोगों को प्राप्त हो गए। तो यहाँ फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना और राष्ट्रीय सभा द्वारा लुई 16वां जो गिरफ्तार किया गया था उसकी मुकदमा चलाई गई और राष्ट्रीय सभा द्वारा उसे फांसी की सजा दी गई। 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दे दी गई। अब फ्रांस में क्रांति में जो महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो महिलाएं चूंकि शिक्षित वर्ग में बहुत कम थी, महिलाएं ज्यादातर अशिक्षित थी, महिलाएं ज्यादातर सिलाई बुनाई का कार्य करती थी और घरों में काम करती थी। तो महिलाएं
भी कुछ उनका योगदान रहा। ऐसे में 17 जब फ्रांस क्रांति की घटना घटित हो गई थी 1791 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में एक क्रांतिकारी महिला ओलंप द गूज, ओलंप द गूज, ये फ्रांस की क्रांतिकारी महिला थी। अब इन महिलाओं ने मांग रखा, क्योंकि इन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं प्राप्त था, इन्हें इन महिलाओं को जैसे पुरुषों को मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था, महिलाओं को राष्ट्रीय सभा में जाने का अधिकार नहीं था, महिलाएं तृतीय स्टेट की सदस्य थी, लेकिन इनका प्रभाव शून्य के बराबर था, इन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था और फ्रांसीसी क्रांति की घटना घटित हो गई, नया संविधान का निर्माण हो गया, फिर भी महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में फ्रांस की महिलाएं राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ाइयां शुरू कर दी और उनमें एक महिला जिनका नाम था ओलंप द गूज, इन्होंने एक संगठन बनाया और महिलाओं की आवाज और महिलाओं की मांग के लिए आवाज उठाई और इन्होंने इनका मानना था कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार, राष्ट्रीय सभा का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में बात की। अब फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं के बाद हम बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसी हुई। तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई और इन गणतंत्र की स्थापना से पहले क्रांति के बाद 1791-92 में राष्ट्रीय सभा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और राष्ट्रीय सभा द्वारा ऑस्ट्रिया और प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई, हजारों की संख्या में फ्रांस की जनता इकट्ठा हुई और मार्सिले में उन्होंने गीत गाया और आगे चल करके यही गीत फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बन गया। तो लोगों के इकट्ठा होने के बाद कुलीन वर्ग और पादरियों के और सामंतों के विशेषाधिकारों में कमी कर दी गई और साधारण जनता को मताधिकार प्राप्त हो गया। अब फ्रांस की में गणतंत्र की स्थापना में जैकोबिन क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस में अनेक छोटे छोटे क्लब बनने लगे और ये क्लब जो था एक संगठन, एक समूह के रूप में देखा जा सकता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण क्लब जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन क्लब में साधारण जनता शामिल थे और इस जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इन्होंने निर्णय लिया कि हम कुलीन वर्गों से अलग दिखने के लिए अपना वेशभूषा अलग कर लेंगे और इन्होंने लाल टोपी पहनना शुरू कर दिया जो न्याय का प्रतीक था और इन्होंने कुलीन और सामंतों से अपने को अलग दिखाने की कोशिश की। जैकोबिन क्लब का फ्रांस की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव था और रोबेस्पियर जो था वह महत्वपूर्ण फैसले लेता था राष्ट्रीय सभा की ओर से। जो भी उनके विरोध में आता था उन्हें सजा दे दी जाती थी, उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन एक प्रकार की मौत की सजा थी, उस पर चढ़ा करके उन्हें मार दिया जाता था। तो इस तरीके से जैकोबिन क्लब एक तरीके से यहाँ पर शासन संभाल ली थी। अब जैकोबिन क्लब जैसे कमजोर हुई, जैकोबिन क्लब के बाद डायरेक्टरी द्वारा शासन किया गया। ये डायरेक्टरी जो था एक प्रकार से कार्यपालिका था। तो जैकोबिन क्लब एक व्यक्ति रोबेस्पियर के नेतृत्व में चल रहा था। अब डायरेक्टरी में 5 सदस्य थे, 5 सदस्य थे और यह कार्यपालिका की तरह कार्य कर रहा था 5 सदस्यों के द्वारा। और इन डायरेक्टरी द्वारा विधान परिषद
चुनाव कराए जाते थे। और आगे चल करके अब डायरेक्टरी जो है यहाँ पर एक तरीके से इसमें मध्यम वर्ग के लोग, जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, वह जुड़े हुए थे। और इस तरीके से एक व्यक्ति के हाथों से ये 5 सदस्यों के अंतर्गत शासन व्यवस्था संचालित होने लगी। लेकिन आगे चल करके ये हुआ कि डायरेक्टरी और विधान परिषद में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और इसी बीच नेपोलियन जो एक काउंसिल था, जो परिषद का सदस्य था, काउंसिल था, उसने इसका फायदा उठाया। और वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, वह एक महत्वाकांक्षी था, और उसने अपनी प्रतिभा के बल पर काउंसिल होते हुए फ्रांस की डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया। और 1799 ईस्वी में नेपोलियन के हाथों में फ्रांस की शासन व्यवस्था आ गई। तो डायरेक्टरी की जो अधिकार थे, डायरेक्टरी की जो शक्तियां थी, बिल्कुल नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दी गई। और 1799 से लेकर के 1804 ईस्वी तक नेपोलियन ने फ्रांस में बड़े ही सुधार किए। नेपोलियन ने सामंतों के अधिकार को छीन लिया। नेपोलियन ने संचार व्यवस्था में सुधार किया। नेपोलियन ने यातायात व्यवस्था में सुधार किया। नेपोलियन ने लोकतांत्रिक महत्व को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया और लोगों में बहुत सारे सुधार किए। नेपोलियन ने कुछ जो अनावश्यक कर थे उसको माफ कर दिए। तो इस तरीके से नेपोलियन जो है लोगों के हृदय में अपना, लोगों के दिल में अपना जगह बना लिया। और नेपोलियन जो है फ्रांस का एक सम्राट के तौर पर दिखाई देने लगा। वह महत्वपूर्ण फैसले लिया करता था। और 1799 से 1804 ईस्वी तक उन्होंने फ्रांस में अनेक सारे सुधार किए। अब इसी के बाद 1804 ईस्वी में नेपोलियन अपने को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन जैसे ही फ्रांस का सम्राट घोषित हुआ, उसने एक कानून की संहिता बनाई। कानून की संहिता मतलब कुछ कानून उसके द्वारा बनाए गए, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता था। और इस नेपोलियन कोड में उन्होंने कुछ जो है कानून अपने द्वारा बनाए। 1804 ईस्वी में सम्राट बनने के बाद नेपोलियन तुरंत फौरन वह ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस पर आक्रमण कर दिया। और इनमें यूरोप की महाशक्तियां ये थी। यूरोप में इनका वर्चस्व था, ऑस्ट्रिया का, रूस का। और इन देशों को नेपोलियन ने पराजित किया। और नेपोलियन जब इनको पराजित कर दिया तो फ्रांस यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन करके उभर गया। फ्रांस का कद बढ़ गया। फ्रांस अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने लगा। और नेपोलियन लोगों के दिलों का सम्राट बन गया। फ्रांस का सम्राट तो था ही। तो नेपोलियन ने इस तरीके से फ्रांस में अनेक सुधार किए और फ्रांस को यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर उभार कर सामने लाया। और फ्रांस से यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। नेपोलियन यही नहीं थमा। वह यूरोप में इंग्लैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र था, वह इंग्लैंड को पराजित करना चाहता था। उसने इंग्लैंड को पराजित करने के लिए बहुत कोशिश की। अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन और अंग्रेजों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसे वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। इस 1815 ईस्वी में नेपोलियन और अंग्रेजों के बीच युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन इस युद्ध में हार गया और वह वाटरलू के मैदान को छोड़ करके भाग गया। नेपोलियन 1815 ईस्वी में भाग करके सेंट हेलेना द्वीप पहुंचा और यहीं पर वह
रुका और 1820 ईस्वी के आसपास सेंट हेलेना द्वीप में ही नेपोलियन की मृत्यु हो गई। अब इस तरीके से 1815 ईस्वी तक फ्रांस एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके आ चुका था, जो ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस, प्रसा सबके लिए एक चुनौती था। फ्रांस का साम्राज्य का विस्तार काफी दूर तक हो चुका था। अब ऑस्ट्रिया ने एक चाल चली। ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन की हार का फायदा उठाना चाहा और नेपोलियन की पराजय के बाद ऑस्ट्रिया ने अपने देश की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना कांग्रेस सम्मेलन कहा जाता है, और इस सम्मेलन में का नेतृत्व ऑस्ट्रिया का राष्ट्राध्यक्ष, ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिख कर रहा था। और इस वियना कांग्रेस सम्मेलन में जो फैसले लिए गए उससे यूरोप के इन शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की गई और परिणाम स्वरूप जो जर्मनी था उसको 39 राज्यों में विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया और उस 39 राज्यों का एक महासंघ बनाकर ऑस्ट्रिया उसका अध्यक्ष बन गया और प्रसा उसका उपाध्यक्ष बन गया। इटली को भी कई खंडों में बांट दिया गया और उस पर ऑस्ट्रिया और प्रसा ने अपना प्रभाव जमा लिया। केवल सार्डिनिया, पिडमांट ही एक ऐसा जगह था जहां पर इटली के राजघरानों का शासन था और उसी सार्डिनिया, पिडमांट विक्टर इमैनुएल द्वितीय जो वहां का शासक था राजघराने का, वहीं से इटली के एकीकरण की बात आगे चली। उसको हम लोग आगे क्लास में जब यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे तो वहां हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चाएं की और फ्रांसीसी क्रांति में जो चर्चाएं हुई उनमें फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम या प्रभाव और फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं और फ्रांस में क्रांति के बाद गणतंत्र की स्थापना और गणतंत्र की स्थापना में आगे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और नेपोलियन के सुधार, इस बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की। तो आज का यह अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है। अब हम लोग जो अगला चैप्टर शुरू करेंगे वह है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि हम जो पढ़ाए हैं आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रांसीसी क्रांति अध्याय पर हमने 2 वीडियो बना करके इस अध्याय को पूरा किया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में ना आया हो तो इसको ध्यान से देखें, बार-बार देखें और देख करके इसको समझने की कोशिश करें। तो मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त कर रहा हूँ। शुक्रिया।